हेलो एवरीवन, माय यूट्यूब चैनल। तो मेरा यूट्यूब चैनल जैसे कि बायोप्रिया है, तो मैं इस चैनल पे आप लोगों को बायोलॉजी एनसीईआरटी से रिलेटेड सारे डाउट्स और साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी रीड कराऊंगी। मैं सबसे पहले आज आपका यूनिट फर्स्ट का जो कि क्लास 11th का सबसे पहले डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड है, यानी कि अगर मैं चैप्टर की बात करूँ तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है, जो कि मैं आज उसका 1 बाय 1 लाइन को रीड करके और आप लोगों को उसका एक्सप्लेनेशन दूंगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। आप हमारे वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द लिविंग वर्ल्ड की। तो सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड में क्या है, हम इसमें ये पढ़ते हैं तो हमने किस तरह से लिविंग वर्ल्ड मतलब इस दुनिया में किस तरह से जो जंतु जीवित हैं उनको रखा हुआ है, यानी कि हमारे वर्ल्ड में किस तरह से उनकी डाइवर्सिटी है, उस डाइवर्सिटी को किस तरह से हमने एक बुक में या फिर एक कह लें अपने रिकॉर्ड में रखा है। तो उसको हम आज यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1, जो कि हमारी क्लास 11th का है, द लिविंग वर्ल्ड। तो इसमें देयर 2 पॉइंट्स हैं जिनको हमें बहुत बेसिकली क्लियर करना है। पहला डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, फिर दूसरा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में हम ये देखेंगे किस तरह से हमारी लिविंग वर्ल्ड की डाइवर्सिटी है, यानी कि हमारी लिविंग चीज़ों की किस तरह से यहाँ पे डाइवर्सिटी है, कौन कैसा है, किस तरह का। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में ये आता है कि साइंटिस्ट उसको किस तरह से रखते हैं या आप लोग उसको किस तरह से रखते हैं अपनी किसी भी फाइल में, या किसी भी तरह से आप उसको किस तरह से अरेंज करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। हाउ वंडरफुल इज़ द लिविंग वर्ल्ड, द वाइड रेंज ऑफ लिविंग टाइप इज़ अमेजिंग, द एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट्स इन विच वी फाइंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हैबिटाट्स मतलब उनके जो हैबिटाट्स हैं, मतलब उनके जो आवास हैं, उनको हम किस तरह से फाइंड करते, किस तरह देखते हैं। बी इट कोल्ड माउंटेन्स, कुछ कोल्ड माउंटेन्स में रहते हैं, डिडेशियस फॉरेस्ट में, ओशियन में, फ्रेश वाटर में, लेक्स में, डिजर्ट में और हॉट स्प्रिंग्स में कुछ एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। लीव अस स्पीचलेस द ब्यूटी ऑफ द गैलोपिंग हॉर्स, ऑफ द माइग्रेटिंग बर्ड्स, द वैली ऑफ फ्लावर or the attacking shark evoke and a deep sense of wonder. The ecological conflict and cooperation among members of a population and among population of a community, or even the molecular traffic inside a shell, make us deeply reflect on what is a one and seeks answer to what living is as opposed to the non-living, and the second is a philosophical one and seek answer to what the purpose of life is. As scientists, we shall not attempt answering the second question, we will try to reflect on what is living. तो इसके थ्रू मैं एक आंसर आपको करना चाहती हूँ कि लिविंग क्या है, व्हाट इज़ लिविंग। आप लिविंग को किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं, आप मुझे बताइए। एक लिविंग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म है कि एक लिविंग में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो उसकी लाइफ को बेटर बनाए। जैसे फॉर एग्जांपल एक लिविंग में रेस्पिरेटरी प्रोसेस होना चाहिए, रेस्पिरेशन प्रोसेस को आप देखते हुए एक लिविंग को लिविंग कह सकते हैं। एक लिविंग में एक्सक्रीशन प्रोसेस होना चाहिए, जिससे आप उस लिविंग को लिविंग कह सकते हैं। या फिर एक लिविंग में डाइजेशन प्रोसेस होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि एक लिविंग को हम इस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि उसमें रिप्रोडक्शन प्रोसेस भी होना चाहिए, यानी कि जितने भी हमारे 11 सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू हम पढ़ते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रिप्रोडक्शन, व्हाटएवर जो भी ये है एक्सेट्रा, इन सारे सिस्टम को हम देखते हुए कह सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है या नॉन लिविंग है, बिकॉज नॉन लिविंग में वो सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। तो इफ़ यू लुक अराउंड यू विल सी अ लार्ज वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं आपके आसपास इतने सारे ह्यूमन बींग्स हैं, उसके साथ साथ इतने सारे प्लांट्स हैं, इतने सारे अदर्स एनिमल्स हैं, अदर ऑर्गेनिज्म हैं। तो ये सब क्या है बेटा, ये सब आपके लिविंग हैं, ठीक है। ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में कंसिडर किए जाते हैं। बी इट पॉटेड प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, योर पेट्स। व्हाट इज़ पेट्स? पेट्स मतलब पेट्स लाइक इंसेक्ट, ठीक है। Pets is called insect, other animals and plants. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye. आप कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो लिविंग है जिनको आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया, फंजाई, इनको अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते, बट वो भी एक लिविंग में ही आते हैं, बट दे आर ऑल अराउंड अस. If you were to increase the area that you make observation in the range and variety of organisms that you see
would increase. Obviously, if you were to visit a dense forest, आप किसी dense forest में visit करने जाएं, you would probably see as much greater number and kinds of living organisms. आप उसमें सबसे ज़्यादा number of living organisms देख पाएंगे जो आप अपने आसपास नहीं देख सकते, वो भी देख पाएंगे. Each different kind of plants आप देख पाएंगे वहाँ पर. Animals और organisms that you see represent a species. The number of species that are known as described range between 1.7 to 1.8 millions. हमारी इंडिया में स्पीसीज़, इंडिया की हम बात छोड़ो, हमारे वर्ल्ड में जो स्पीसीज़ का रेंज, स्पीसीज़ का नंबर है वो बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन है. द रेफर टू बायोडाइवर्सिटी और द नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन द अर्थ. तो जितने भी अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं जिनकी स्पीसीज़ डिफरेंट है, जिनमें जीन लेवल में डिफ्रेंशिएशन है, जिनमें अदर काइंड्स ऑफ डिफ्रेंशिएशन है, उन सबको हम बायोडाइवर्सिटी में कंसीडर करते हैं. ये सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी में आते हैं. बायो का मतलब लाइफ होता है, डाइवर्सिटी का मतलब काफ़ी विभिन्न प्रकार के लोग, विभिन्नताएं जिसको हम बोलते हैं ना, डाइवर्सिटी वही विभिन्नता है. सो we should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. कंटिन्यू मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि अभी हम यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं, यहाँ पे आप जो भी काम कर रहे हैं, बट साइंटिस्ट जो है जो इस चीज़ को रिसर्च करते इनके बारे में, वो हर एक दिन एक नए स्पीसीज़ को या फिर एक नए ऑर्गेनिज्म को सर्च कर रहे हैं और उसको एक नए चीज़ों में आइडेंटिफाई, या फिर अगर वो पुराने से ही रिलेट करते हैं तो पुराने से रिलेट करके उनको उस फील्ड में एंटर करते हैं. As stated earlier, that are millions of plant and animal in the world. Okay, now we know the plants and animal in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, even within a country. सो कहने का मतलब ये है कि हमारे इंडिया में या फिर हम अदर कंट्री की बात करें तो हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक लिविंग बींग्स का एक अदर नाम होता है. मतलब जैसे एक लोकल नेम जिसको कहते हैं, लोकल नेम से आप ये कंसिडर कर सकते हैं जैसे कि आप घर पे हैं तो आपका घर का नाम अलग होगा, आप स्कूल में गए, आपका स्कूल में एडमिशन हुआ तो आपका स्कूल में नाम अलग होगा. इस तरह से मतलब एक लोकल नेम हर एक ऑर्गेनिज्म का होता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी ऐसे एनिमल्स की बात करूँ तो सपोज़ यहाँ पे तो हम उसको डॉग कहते हैं, डॉग को डॉग कहते हैं, फिर अदर कंट्री में भी डॉग ही कहेंगे. बट ज़रूरी नहीं है कि सारी कंट्री में उसको डॉग कहें, कहीं उसका नाम अलग होगा. तो ये उसका लोकल नेम है कि मतलब हमने उसको नाम दिया है. दीज लोकल नेम वुड वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इवन विद इन अ कंट्री. Probably you would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other to refer to organisms we are talking about. Okay, hence there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. It means कि अगर मैं किसी ऑर्गेनिज्म का ऐसा नाम दूँ जिसको ऑल ओवर द वर्ल्ड वही नाम से जाना जाता हो. मतलब आप अगर डॉग को डॉग कह रहे हैं, फिर आप किसी और कंट्री में गए, वहाँ पे डॉग का नाम डॉग नहीं है, तो आप उसको कैसे, उसके बारे में कैसे बात कर पाएंगे. तो एक ऐसा नाम होता है जिसको ऑल ओवर द कंट्री पहचानते हैं. अगर आपका ये जो लोकल नेम है, अगर आप उससे उसको नहीं पहचान पा रहे, किसी से नहीं बता पा रहे, तो आप उस नाम को लर्न करके रखिए और आप उस नाम से उनको कहीं भी पहचान सकते हैं, उसके बारे में कहीं भी बात कर सकते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं नॉमेनक्लेचर. व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर? क्या है नॉमेनक्लेचर? एक ऐसा मेथड है जिससे हम उसका नाम देते हैं. मतलब कहने का मतलब है कि जब हम नाम दे रहे हैं तो उस प्रोसेस को, मतलब उस नाम देने के प्रोसेस को, नाम कैसे देना है, हम जो साइंटिफिक नेम आप लोग पढ़ते बेटा वही नाम होता है. जैसे कि मेढक का नाम मेढक हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में. अगर हम फ्रॉग कहेंगे, बाकी ऐसे हम कहेंगे राना टिग्रीना. राना टिग्रीना जो एक नाम है वो साइंटिफिक नेम है, और साइंटिफिक नेम को बाय द प्रोसेस ऑफ नॉमेनक्लेचर के थ्रू दिया गया है. ठीक है. नॉमेनक्लेचर क्या है कि किसी को भी नाम देने की पद्धति, इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर. ऑब्वियसली नॉमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब करेक्टली एंड वी नो टू व्हाट ऑर्गेनिज्म द नेम टू इज अटैच टू. मतलब कहने का मतलब ये है कि हम उसको हमने उसको डिस्क्राइब कर लिया कि वो किस कैटेगरी में आने वाला हमारा ऑर्गेनिज्म है, तब हम उसको उस नॉमेनक्लेचर के थ्रू नाम दे सकते हैं. दिस इज़ आइडेंटिफिकेशन. In order to facilitate the study, number of scientists have established procedure to assign a scientific name
to each non-organism. This is acceptable to biologists all over the world. मतलब जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो इस प्रोसेस से, इस नॉमेनक्लेचर प्रोसेस से साइंटिफिक नेम देते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का जिसको उन्होंने ढूंढा हो, जिसको उन्होंने बताया हो, जिसके बारे में. दिस इज़ द एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड. सब सारे बायोलॉजिस्ट उसको एक्सेप्ट करेंगे, उस नेम को. जिसने भी ये नेम दिया होगा सारे बायोलॉजिस्ट उसको एक्सेप्ट करेंगे, सारे साइंटिस्ट उसको एक्सेप्ट करेंगे, इवन ऑल ऑफ द वर्ल्ड उसको एक्सेप्ट किया जाएगा. फॉर प्लांट साइंटिफिक नेम आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया. कुछ क्राइटेरिया और प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके थ्रू उनको दिया जाता है प्लांट के साइंटिफिक नेम को, विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर. एक कोड मतलब एक एरिया है, एक ऐसा कह सकते हैं, एक संस्था ही कह सकते हैं आफ्टर ऑल, जिसमें इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के थ्रू इसमें नाम दिया जाता है. यू मे आस्क हाउ आर एनिमल्स नेम. आप पूछते होंगे फिर एनिमल का नेम कैसे दिया जाए. एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट हैव इन्वॉल्व इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिस्ट नॉमेनक्लेचर. देखो अंतर बस बी और जेड का है. मतलब बी से बॉटनिकल हो जाएगा जो कि प्लांट से रिलेट करता है, और जे से जूलॉजिकल हो जाएगा जो कि एनिमल से रिलेट करता है. वैसे आपने पढ़ा भी होगा जूलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो एनिमल की स्टडी करते हैं. बॉटनिस्ट कौन होते हैं, जो प्लांट की स्टडी करते हैं. द साइंटिफिक नेम इंसर्ट दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम. साइंटिफिक नेम एक ही हो सकता है. ऐसा नहीं कि हमने साइंटिफिक नेम कुछ और रख दिया, चलिए इंडिया वालों ने साइंटिफिक नेम कुछ और रख दिया और किसी अदर कंट्री में साइंटिफिक नेम अलग हो गया. नहीं, साइंटिफिक नेम जो होगा बेटा वो पूरा इंटरनेशनल लेवल, मतलब कि पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड वही एक ही साइंटिफिक नेम होगा. अदरवाइज़ जैसे हम यहाँ पे मेढक को राना टिग्रीना कह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मेढक राना टिग्रीना कहलाता है तो वो पूरे इंडिया में या फिर पूरे कहीं भी कंट्री में ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको हम राना टिग्रीना के नाम से बुला सकते हैं. उसमें कोई भी डाउट नहीं है. ऐसा नहीं कि वहाँ का कुछ और ही नाम हो गया, ये नहीं होता. ठीक है, चलिए. फिर डिस्क्रिप्शन of any organism should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. They also ensure that such a name has not been used for any other non-organisms. ठीक है. हाँ, सबसे स्पेशल बात ये है कि जैसे हम देखते हैं कि हमारे नाम तो बहुत सारे कॉमन हो जाते हैं. सपोज़ कि मेरा नाम प्रिया है तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका नाम प्रिया हो जाएगा. जैसे किसी का नाम पूजा है तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका नाम पूजा हो जाएगा, सुमित हो जाएगा, अमित हो जाएगा. बट जो साइंटिफिक नेम जो भी मिला हुआ है ऑर्गेनिज्म को, जैसे हम लोग का हमारा नाम मतलब ह्यूमन बींग्स का साइंटिफिक नेम होमो सैपियंस सैपियंस है, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड होमो सैपियंस सैपियंस ही रहेगा. उसके अलावा हम डॉग का होमो सैपियंस नहीं रख सकते, हम कैट का होमो सैपियंस नहीं रख सकते. मतलब साइंटिफिक नेम किसी एक स्पीसीज का एक ही होगा, ये और किसी का नहीं हो सकता. कहने का मतलब ये है. सो हम आगे बढ़ते हैं. बायोलॉजिस्ट फॉलो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल टू प्रोवाइड साइंटिफिक नेम टू नो नन ऑर्गेनिज्म. ईच नेम हैज़ टू कंपोनेंट्स, द जेनरिक नेम एंड द स्पेसिफिक एपिथेट. ठीक है, इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं नेम प्रोवाइड करने के. जेनरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है. द सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. किसी का दो कंपोनेंट्स के थ्रू जिसका भी साइंटिफिक नेम प्रोवाइड होता है उसको हम बोलते हैं बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर. दिस नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस. इनका नाम याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो सिस्टम है बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर वो दिया था कार्लस लिनियस ने. इज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय बायोलॉजिस्ट. नेमिंग सिस्टम गिवन बाय कार्लस लिनियस ऑल ओवर द वर्ल्ड. द नेमिंग सिस्टम यूजिंग अ 2/3 फॉर्मेट was found convenient. Let us take the example of mango to understand the way of providing scientific name better. The scientific name of mango is written as Mangifera indica. Let us see how it is the binomial name. If this mango, Mangifera, represents genus while indica is a particular species और a specific epithet, other universe rule of nomenclature I'll follow as. It mean इन्होंने एक एग्जाम्पल देख के दिखाया है बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर का कि दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है. पहला उनका जीनस नेम, दूसरा उसका स्पीसीज नेम. तो जो जीनस है मैंगो के ऊपर ये ट्राई हुआ है. जीनस है तो मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का पूरा नाम है. इसको लैटिन इसको मैग्नीफेरा इंडिका लिखा हुआ है यहाँ पे. ठीक है, तो इसमें अगर हम मैग्नीफेरा का वर्ड समझे तो मैग्नीफेरा जीनस को रिप्रेजेंट करता है और इंडिका स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि इन दोनों को मिला के एक नाम बना है. इसको बोलते हैं बायोनॉमिनल नॉमेनक्लेचर.
कुछ और रूल्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं कि हमें किस तरह से किसी का साइंटिफिक नेम देना चाहिए। Names are generally in Latin and written in italic. They are Latinized or derived from Latin irrespective of their origin. इसका मतलब है कि हम बायोलॉजिकल नेम्स को हमेशा लैटिन एंड इटैलिक शब्द में लिखते हैं। इटैलिक मतलब आपने देखा होगा जब भी हम उसको राइट करेंगे तो तिरछे वर्ड में राइट करते हैं, और जब हम भी किसी कंप्यूटर पे टाइप फॉर्म में करते हैं तो उसको हम थोड़ा सा इटैलिक में या फिर लैटिन वर्ड में राइट करते हैं। ओके, द फर्स्ट वर्ड इन अ बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस। पहला वर्ड बायोलॉजिकल नेम का जीनस को रिप्रेजेंट करता है, while द सेकेंड कंपोनेंट डिनोट द स्पेसिफिक एंड सेकेंड स्पीसीज को डिनोट करता है। Both the words in a biological names, when handwritten, are separately underlined or printed in italic to indicate their Latin origin. इसका मतलब है जब हम भी किसी कॉपी में या किसी फाइल प्रोजेक्ट ऐसे करके हम जब राइट करते हैं, हैंड रिटन करते हैं, तब हम उसे नीचे अंडरलाइन कर देते हैं। अगर मैं प्रिंटेड फॉर्म की बात करूँ तो उसे इटैलिक या फिर लैटिन वर्ड में ओरिजिन करते हैं। द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर। पहला जो जीनस का नेम होगा यानी पहला उसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, while द स्पेसिफिक कैपिटल स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर। द नेक्स्ट वन जो स्पीसीज का लेटर है वो हमेशा स्मॉल में होगा। इट कैन बी इलिस्ट्रेटेड विद द एग्जाम्पल ऑफ मैंगिफेरा इंडिका। जैसे कि आप मैंगिफेरा इंडिका में भी देखिए, मैंगिफेरा जो वर्ड है वो उसका जीनस नेम है, तो इसमें मैंगिफेरा में एम कैपिटल लेटर से है, इंडिका जो कि उसका स्पेसीज नेम है तो इंडिका। आई वर्ड जो आप देख रहे हैं वो स्मॉल लेटर में है। ऐसे ही हमें किसी भी साइंटिफिक नेम राइट करना होता है। ओके, नाउ द नेम ऑफ द ऑथर अपीयर्स आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट। जब आप जीनस स्पीसीज नेम लिख देंगे तो उसके बाद आपको नेम ऑफ द ऑथर लिखना होगा। जैसे कि सपोज़ किसी ने उसको दिया है, कोई भी किसी ने नाम उसका दिया है तो नेम जो भी ऑथर का नेम होगा वो उसके बाद में होगा। At the end of the biological name, N is written in the abbreviated from Mangifera indica Lin, यानी कि लिन जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैंगनीफेरा इंडिका का नाम दिया है, जो कि मैंगनीफेरा इंडिका के बाद लिन वर्ड ऐड हो रहा है। Now it indicates that the species was the first described by Linnaeus। इसका मतलब है कि लिनियस के द्वारा डिस्क्राइब की गई ये स्पीसीज है। सबसे पहले उन्होंने ही इसको डिस्क्राइब किया, या इसको डिस्क्राइब कह सकते हैं, डिस्क्राइब किया। Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible। ठीक है, this process is classification. Classification is a process by which anything is grouped into convenience categories based on some easily observable characters. For example, we easily recognize groups such as plants or animals or dogs, cats or insects। जो क्लासिफिकेशन का मेन यहाँ पे बोला गया है, मतलब क्लासिफिकेशन का मतलब ये है जैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज को देखकर या किसी भी इंडिविजुअल को देखकर कैसे क्लासिफाइड करेंगे कि वो किसके जैसे दिखते हैं या फिर उनको किस कैटेगरी में रखा जाए। तो फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा आरिश विटेकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, उसके बाद भी कई किंगडम क्लासिफिकेशन है, बट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि हम लोग ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो उन्होंने हर एक स्पीसीज़ की अलग अलग लेवल को देख के या फिर हर एक जो भी कैटेगरीज़ हैं उनको डिस्क्राइब करके एक अलग अलग कैटेगरी में रखा। जैसे मोनेरा, फंजाई, प्लांटे, एनिमिलिया, ऐसे करके अलग अलग उनकी ही कैरेक्टर बेस पे उनको रखा गया। ठीक है, सो वैसे ही डॉग, कैट, इंसेक्ट इन सबको किस में रखे, इस तरह से हमने उसको डिस्क्राइब किया। द मोमेंट we use any of these terms, we associate certain characters with the organisms in that group. What image do you certain character with the organisms in that group? What image do you see when you think of a dog? आप जब किसी डॉग को देखते हैं तो आप कौन सी इमेज को गेस करेंगे? फॉर एग्जांपल उसके 4 लिम्स से दो फ्रंट लिम एंड बैक फ्रंट में होंगे दो हाइंड लिम्स होंगे, इस तरह से आपको मिलेगा। ऑब्वियसली ईच वन ऑफ अस विल सी डॉग्स एंड नॉट कैट्स। नाउ इफ वी वांट टू थिंक ऑफ illustrians, we know what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals,
ओके, सबको हम मैमल्स ग्रुप में ही पढ़ते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा मैमल्स का मतलब क्या होता है, मैमल्स को किन कैटेगरीज में रखते हैं, मैमल्स क्या होते हैं, उस तरह से। तो you would of course think of animal with external ears and body here. Likewise in plants, if we try to talk of wheat, the picture in each of our minds will be cats, mammals. Wheats will be Minds will be of wheat plants, not of rice or any other plants. Hence, all of these dogs, cat, mammals, wheat, rice plants, animals, etc., are convenient categories we use to study organisms. The scientific term for these category is taxa. साइंटिफिक टर्म जो होता है इन सभी कैटेगरी की उसको हम बोलते हैं टैक्सा। मतलब जैसे वीट का अगर मैंने सोचा तो आपने गेस कर लिया वीट कैसा हुआ, राइस का प्लांट कैसा होगा, एनिमल्स कैट कैसे होंगे, डॉग कैसे होंगे, मतलब ऐसे करके आपने गेस कर लिया। तो ये जो साइंटिफिक टर्म है उनको बोलते हैं हम टैक्सा। Here you must recognize that taxa can indicate categories very different level. Plants also from a taxa. Wheat is also a taxa. Similarity, animals, mammals, dog are also taxa. But you know that a dog is a mammals and mammals are animals. Okay, dog is a mammals and mammals are एनिमल्स। ऑफकोर्स सी बात है, आप जिन सबको जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है उनको मैमल्स कंसिडर करते हैं, तो ये सारे के सारे आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देयर फॉर एनिमल्स, मैमल्स एंड डॉग्स रिप्रेजेंट टैक्सा एट अ डिफरेंट लेवल। ठीक है, so hence based on characteristic all living organism can be classified into different taxa. This process of classification is called taxonomy. जिनका एक अलग अलग टैक्सा होता है, मतलब अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक होते हैं टैक्सा की, उन सभी को हम टैक्सोनॉमी में क्लासीफाइज करते हैं। External and internal structure. Structure along with the structure of cell development process and ecological information of organisms are essential and form the basis of modern taxonomy studies. जैसे अगर हम एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें, सेल डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट प्रोसेस की बात करें, सेल की बात करें, इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म की अगर बात करें, तो ये सारी चीज़ें इसेंशियल होती हैं किसी भी टैक्सोनॉमिक स्टडी करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें किस में ईयर प्रेजेंट है, किस में ईयर नहीं प्रेजेंट है, किसकी बॉडी स्केल्स कैसी है, किसी की बॉडी कैसी है, या कौन कैसे रिस्पिरेशन प्रोसेस परफॉर्म करता है, किसके पास रिस्पिरेशन करने के लिए क्या है, उस बेसिस पे हम टैक्सोनॉमिक स्टडी करते हैं। हेंस कैरेक्टरिस्टेशन, identification, classification, nomenclature are the processes that the basis of taxonomy. फर्स्ट थिंग है कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले हम कैरेक्टर देखेंगे, किस तरह का कैरेक्टर है, ठीक है, क्या कैरेक्टर शो कर रहा है और किससे सिमिलरिटीज़ है। आइडेंटिफिकेशन, फिर हम देखेंगे ये किस स्पीसीज से बिलोंग करता होगा। क्लासिफिकेशन, कैसे हम क्लासीफाइड करेंगे किसी और से किस में। फिर नॉमेनक्लेचर, मतलब कि नाम देने की पद्धति जो होती है वो हम उसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट में हम आते हैं टैक्सोनॉमिक में। टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू। टैक्सोनॉमी कोई नया तरीका नहीं है। एज अ ओल्ड दिस ह्यूमन बींग्स हैव ऑल्सो बीन इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर एंड मोर अबाउट द वेरियस काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। जैसे कि जानते हैं, आपको कोई ऐसा, अगर आप सच में जूलॉजी पढ़ना चाहते हैं या बॉटनी, तो आप कोई अगर नया किसी या नया कोई ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो यू आर इंटरेस्टेड कि ये क्या है, इसका मतलब क्या है, मतलब इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट है कि particularly with reference to their own use, in early days human beings needed to find sources for their basic need of food, clothing and shelter. Hence the earliest classification were based on the uses of various organisms. इसके बाद जो क्लासिफिकेशन अर्लीस्ट मतलब जो अभी है वो यूजेस ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म के ऊपर बिहाफ पे। ह्यूमन बींग्स वर सिंस लॉन्ग नॉट ओनली इंटरेस्टेड इन नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज देयर डाइवर्सिटीज़। लाइक ह्यूमन बींग्स में आप देख सकते हैं डिफरेंट तरह की डाइवर्सिटी होती है। मतलब हमारे पास DNA लेवल, जीन लेवल ऑफ डाइवर्सिटी है, कहीं ना कहीं सबका जीन डिफरेंट है, उसमें डाइवर्सिटी है। मतलब कैन यू इमेजिन, इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ है हमारे बॉडी में और किसी अदर पर्सन की बॉडी में, बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमंग देम। पर हमारा कहीं ना कहीं इस डाइवर्सिटी के साथ भी हमारा कहीं ना कहीं रिलेशन किसी और के साथ या किसी और ह्यूमन बींग्स के साथ या किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ रिलेट करता है। बट ऑल्सो दिस ब्रांच ऑफ स्टडी वॉज रेफर टू एज सिस्टमेटिक्स। इसको हम बोलते हैं सिस्टमेटिक, मतलब हम किसी स्पीसीज़ को या किसी ऑर्गेनिज्म को किसी और लेवल पे, मतलब किसी और से जो हम लोग उसको
मिलाते हैं या फिर जो रिलेशनशिप दिखाते हैं इसको हम बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। The word systematics is derived from Latin word systema, which means systematic arrangement of organism। वही मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको बोला जाता है कि आपके पूर्वज ये हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें क्लियर होंगी, कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको दिखी होंगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये कहीं ना कहीं आपने पढ़ी है, तो उस जो प्रोसेस को जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। Linnaeus used Systema Nature as the title of his publication. The scope of systematics was later enlarged to include identification, nomenclature, and classification. Systematics take into account evolutionary relationship between organisms। वही बात है जो भी मैंने बोली, मतलब ये आपको ये दिखाता है कि आपका रिलेशन यानी कि आपका इवोल्यूशनरी रिलेशन और किससे हो सकता है। ठीक है, जैसे कि गोरिल्ला, बंदर, ठीक है, मतलब ये सारी चीज़ें आपको रिलेट करके बताती है कि कैसे हो सकता है। चलिए हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। सो क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व हियरार्की ऑफ स्टेप इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रेंज ऑफ कैटेगरी। Since the category is a part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category, and all categories together constitute the taxonomic hierarchy. Each category referred to as unit of classification in fact represent a rank and is commonly termed as taxon. The taxonomic categories and hierarchy can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pairs of jointed leg. It means insects are recognizable consecrate object which can be classified and thus were given a rank of category. Can you name other such group of organisms? Remember group. Represent category. Category further denotes rank. Each rank or taxon in fact represent a unit of classification. These taxonomic group category are distinct biological entities and not merely morphology aggregate। मतलब इसका पूरा मतलब वही है कि जैसे आप किसी एक इंसेक्ट को देखो, तो किसी एक इंसेक्ट को आप देख रहे हैं, उस इंसेक्ट से अदर इंसेक्ट के फीचर्स क्या हो सकते हैं, आप रिलेट करिए। उनके पास जो भी प्रेजेंट है, पेयर ऑफ जॉइंट लेग्स प्रेजेंट होंगे, इंसेक्ट को इस तरह से हम रिकग्नाइज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं। वो सारे जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जो हमारे इनके जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, मतलब उनका रहने का, उनका खाने का, उनका पीने का जो एक्सटर्नल कैरेक्टर है, उससे हम क्लासीफाइड कर सकते हैं कि ये किस टैक्सॉन में आएंगे। टैक्सोनोमिया studies of all non-organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum और division। इसको हम इस तरह से करते हैं कि पहले किंगडम, सेकेंड आपका फाइलम और डिवीज़न। जैसे अगर मैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करूँ तो 5 किंगडम हमारे पास है इस समय। तो उसमें एक लास्ट किंगडम है आपकी एनिमिलिया। एनिमिलिया किंगडम में आप देखेंगे कि 11 फाइलम है। अब जब 11 फाइलम की अगर बात करेंगे तो 11 फाइलम में आप जब वर्टिब्रा पे आते हैं, कॉर्डेटा पे आते हैं, तो कॉर्डेटा के अंदर फिर वर्टिब्रा पे आते हैं, वर्टिब्रा में फिर डिवीज़न करते हैं, तो डिवीज़न में आपको 2 मिलती हैं, एग्नाथा और गैंथोस्टोमा। तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेट करती हैं कि क्या कहाँ पे होगा। उसके बाद क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, यानी कि सबसे नंबर 1 पे आपका किंगडम जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी, फिर फाइलम, फिर डिवीज़न, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। स्पीसीज एक ही मतलब नेम होता है, स्पेसिफिक नेम होता है, उसी के बिहाफ पे स्पीसीज होती है। ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीसीज एज द लोएस्ट कैटेगरी। सबसे लोएस्ट कैटेगरी स्पीसीज की है। नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कैसे आप किसी को किसी वेरियस कैटेगरीज में प्लेस करेंगे, किसी एक स्पीसीज़ को या किसी एक ऑर्गेनिज्म को। तो सबसे इम्पोर्टेंट टर्म ये है कि आप उसमें उसकी कैटेगरी को सर्च करिए, मतलब उसमें कैरेक्टरिस्टिक पहले देखिए कि किस कैरेक्टरिस्टिक से वो
मैच करे, या क्या उनका जो स्ट्रक्चर है या उनका जो मॉर्फोलॉजिकल एनाटॉमिकल जो कैरेक्टर है वो किस फाइलम से, किस क्लास से या किस स्पीसीज से रिलेट कर रहा है, फिर आप उसको आइडेंटिफाई करेंगे। The basis requirement is the knowledge of characters. Yes, of course, knowledge of the character of an individual of a group. This helps the identify similarity and dissimilarity among the individual of the same kind of organism as well as the other kinds of organisms. Like example, अब जैसे कि मैं आपको ये बताऊँ कि मैंने कोई एक बर्ड को पकड़ा, ठीक है, बर्ड मैंने लिया, बर्ड के पास लिम्स हैं, उसके पास मैंने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में देखा कि बर्ड्स के पास बीक होनी चाहिए, बर्ड्स के पास विंग्स होनी चाहिए, बर्ड्स के पास उनके लिम्स होने चाहिए, फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स दोनों लिम्स होने चाहिए। तो हमने ये सोचा कि हाँ ठीक है, चलो ये हमारा बर्ड्स कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट हमको कोई एक और ऐसा मिल गया बर्ड्स, उसमें फिर सबसे मैंने पहले क्या ऑब्ज़र्व किया, उसके पास विंग्स हैं या नहीं, विंग्स है ऑफ कोर्स सी बात है, ये आपके बर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे। सेकंड, क्या उसके पास लिम्स है या नहीं, ऑफ कोर्स लिम्स है तो वो भी हमारे बर्ड्स की कैटेगरी में आएंगे। और फिर थर्ड पॉइंट हमने क्या क्लियर किया कि उसके जो स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कि बर्ड्स की बोनी फिशेस होते हैं, बोनी मतलब बर्ड्स की होलो बोन्स होती हैं, तो होलो बोन्स को जब हमने एनाटॉमिकली फीचर्स मेज़र किया तब हमें पता चला कि हाँ ये हमारी बर्ड्स हैं। क्लियर है? तो इस तरह से हम कैरेक्टर्स के बिहाव पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पीसीज़ की बात करें तो टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसीडर अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ ऐसा स्पीसीज़। बहुत सारी फंडामेंटल सिमिलरिटीज़ देखने को मिलेंगी। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग one species from the other closely related species based on the distinct morphological differences. Let us consider Mangifera indica, Solomon tubersonum, tubersonum potato and the Panthera leo lion. ये तीनों स्पीसीज अलग अलग हैं। जैसे मैग्नीफेरा इंडिका आप मैंगो की पढ़ रहे हैं, सोलम ट्यूबरसोनम पोटैटो की है, पैंथेरा लियो लॉयन की है। इनमें कोई भी कैरेक्टर क्या सिमिलर है? कहाँ? मैंगो का जो मैंगो है वो फ्लावर से होने वाला और वो शूट पे होने वाला जो भी है आपका फ्रूट है, और कहाँ सोलम ट्यूबरसोनम मतलब पोटैटो, कहाँ वो रूट से होने वाला और ये डिफरेंट लेवल का होने वाला आपका एक वेजिटेबल है। पैंथेरा लियो यानी लॉयन, ये तो एकदम डिफरेंट है, ये तो एनिमल्स किंगडम में आ जाएगा, ये तो एनिमल का ही कोई सदस्य है। All the three names indica, tuberosum and leo represent a specific epithets. इंडिका स्पीसीज़ को शो करता है, ट्यूबरसोनम स्पीसीज़ को शो करता है और लियो भी आपका स्पीसीज़ को शो कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जीनस मैंगिफेरा, सोलेनम पैंथेरा है और इंडिका ट्यूबरसोनम और लियो ये आपका स्पीसीज़ को रिप्रेजेंट करता है। वेल द फर्स्ट वन जैसे कि यहाँ बोला भी गया, मैंगिफेरा, सोलनम एंड पैंथेरा आर जेनेरा एंड रिप्रेजेंट अनदर हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन और कैटेगरी. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms but having morphological similarities. For example, Panthera has another specific epithet called tigris, and Solanum include species like nigrum and Melanoglona. Human being belong to the species Sapiens, which is grouped in the genus Homo. The scientific name thus for human beings is written as Homo sapiens. Homo genus sapiens species. चलिए नेक्स्ट हम जीनस की बात करते हैं। तो जीनस comprises a group of related species which has more characters in common in comparison to species of the other genera. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example, potato and brinjal are two different species but both belong to the genus Solanum because it closely related, दोनों ही एक क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है, मतलब कुछ ना कुछ कैरेक्टर होगा। ओके सो ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज़ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जैसे कि द जीनस डिफरेंट फ्रॉम अदर जीनस हेरिस विच इज इंक्लूडेड कैट्स,
Tiger, Panthera tigris, and Panthera leopards. Panthera leo is also called same same genus, and they are related to each other. एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जीनस, अगर हम पेरिस की बात करें यानी कि हमारे कैट की, जो कि इन सबसे डिफरेंट है। नाउ अब हम फैमिली की बात करते हैं। देखिए जीनस एक बहुत ही बड़ा, जैसे कि अगर हम बात करें बहुत बड़ा ग्रुप में आएगा, फैमिली एक उससे छोटे ग्रुप में आने वाली कैटेगरी है। तो द नेक्स्ट कैटेगरी इज फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। So families characterized on the basis of both vegetative and reproductive features. Plant species among plant, for example, 3 different genera Solanum, Petunia, and the Datura are placed in the family Solanaceae. Among animal, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along with genus Felis cats in the family Felidae. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will be find some similarities and some differences as well. They are separated into 2 different families, Felidae and the Canidae respectively. जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें तो इसमें हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव बोथ कैटेगरीज हम इसमें आइडेंटिफाई करते हैं। और अगर हम बात करें कैट एंड डॉग की, तो कैट एंड डॉग में कुछ ना कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो दोनों से अलग अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, इसलिए ये दोनों अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऑर्डर की अगर हम बात करें, ये हमारे फैमिली के बाद वाला लेवल है जो कि फैमिली से कम होगा, और इसमें हम जो कैटेगरीज हैं, मतलब जो कैरेक्टर्स हैं, उससे सिमिलरिटीज़ बहुत कम इसमें देखने को मिलेगी। You have seen earlier the category like species, genus and families are based on the number of similarities. ये सब number of similarities पे based है। Generally order and other higher taxonomic category are identified based on the aggregate of the character. और ये based है आपका कैरेक्टर के एग्रीगेशन पे, यानी कि एग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर पे ये बेस्ड है। Order being a higher category is the assemble of the families which exhibit a few similar characteristics. कुछ ही similar characteristic इसमें आपको देखने को मिलते हैं। The similar character are less in number as compared to the different genera, including a family. ठीक है, डिफरेंट जेनेरा से आए हुए जो भी कैरेक्टर्स हैं वो इसमें बहुत ही कम दिखते हैं। प्लांट फैमिलीज लाइक कॉन्वोवेल्कुला, सोलेनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पॉलीमोनियस, मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर। उनके फ्लावर के कैरेक्टर पे, फ्लावर की पोजीशन या फ्लोरल जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बेस पे। द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड्स फैमिलीज लाइक फेलियसी एंड कैनिडी। सो अगर हम ऑर्डर की बात करें एक सिंपली वे में समझे तो ऑर्डर में कहने का मतलब है कि इसमें कैरेक्टर की जो संख्या है, मतलब किसी और जनरेशन, जैसे हम अभी फैमिली तक की देख रहे थे कि कैरेक्टर बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं, सिमिलरिटीज शो करते हैं अदर जनर के, पर इसमें हम सिमिलरिटीज़ नहीं देखते हैं। फाइनली यहाँ पे हमें डिफ्रेंशिएशन हो जाता है कि क्या हो सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है फ्लोरल जो पोजीशन हो गई या फ्लोरल चीज़ें हैं उनके बेस पे हम इसको पढ़ते हैं। फ्लोरल कैरेक्टर के बेस पे हम इसको, अगर हम प्लांट की बात करें तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लास में तो कोई भी कैरेक्टर सिमिलर होने का कोई मीन नहीं बनता है, क्योंकि ये हम लास्ट देखते हैं एकदम। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर, फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा comprise monkey, gorilla and gibbon is placed in class mammals, mammalia, along with the order carnivora that include animal like tiger, cat and dog. Class mammalia has other order also. ठीक है, सो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑर्डर प्राइमेटा में आती हैं। कंप्राइज मंकी, गोरिल्ला, गिब्बन इस प्लेस इन द मेमल्स ग्रुप में आएंगे, मेमेलिया में आएंगे, विद द ऑर्डर में कार्निवोरा में आएंगे। इस तरह से इनको पढ़ते हैं। फाइलम अगर देखें तो फाइलम तो बहुत ही स्पेसिफिक हो जाएगी। फिर इस फाइलम में तो कोई भी कैरेक्टर जो स्पीसीज होंगी, मतलब जो फाइलम होंगी उसके ही रिलेटेड कैरेक्टर्स होंगे, अदरवाइज ऐसा कोई भी कैरेक्टर्स में नहीं मिलेगा। Classes comprising animals like fishes, amphibians, reptiles, birds, along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on the common features like presence of notochord. अगर हम कॉर्डेटा की बात करें तो यहाँ पे नोटोकॉर्ड के बिहाफ पे, डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम के बिहाफ पे, अभी ये एनिमल किंगडम में आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि क्या होता है नोटोकॉर्ड, क्या होता है न्यूरो होलो न्यूरल सिस्टम। तो इनके बिहाफ पे आर इंक्लूड इन द फाइलम कॉर्डेटा में इनको रखा गया है। इन केस ऑफ प्लांट क्लासेस विद अ फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स
आर असाइंड टू अ हायर कैटेगरी कॉल्ड डिवीज़न, और कुछ को हायर कैटेगरी डिवीज़न में भी रखा गया है। चलिए अब हम लास्ट किंगडम की बात करते हैं। तो किंगडम में हम देख रहे हैं कि ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला are assigned to a highest category called kingdom Animalia in the classification system of animal. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all from the various or plants from the various division. Henceforth, we will refer to these two groups as animal and plant kingdom. Now, the taxonomic category from species to kingdom have been shown in ascending order starting with the species in the figure. These are broad category, बहुत broad category है, और however taxonomists have also developed sub categories in this hierarchy to facilitate more sound and a scientific placement to of various taxa. Look at the hierarchy in figure 1.1, जो कि ये फिगर आपको दी गई है। इस फिगर में आप देख सकते हैं किंगडम, फाइलम और डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज में एक स्पेसिफिक नेम हो जाता है जिसकी वजह से उसको हम कहते हैं। सो आगे हम बात करेंगे। तो से फॉर एग्जाम्पल, एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीसीज टू किंगडम, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज ऑन decreasing. Lower the taxa, more are the characteristics that the members within a taxon share. Higher the category, greater is the difficulty of determining the relationship to other taxa at the same level. Hence the problem of classification become more complex. सो कहने का मतलब बस इतना है कि अगर हम क्लासिफिकेशन किसी भी हमने किसी कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म में देखा, अब उसको मैं जब मैं उसको देखूँगी तो सबसे पहले उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स की बात होगी। एनाटॉमिकल कैरेक्टर तो बाद में, पहले मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर देखने के बाद मैं उसको डिसाइड करूँगी कि ये किससे मैच कर रहा है, और मैच करने के बाद फिर उसके अकॉर्डिंग मैं उसको किंगडम दूँगी, किंगडम प्रोवाइड करूँगी। अगर वो एनिमीलिया हो तो एनिमीलिया, प्लांटे हो तो प्लांटे, मोनेरा हो तो मोनेरा, फंजाई हो तो फंजाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा फाइलम कि और उसके भी अंदर वो किस फाइलम से बिलोंग करता है, मतलब उसका कैरेक्टर किस फाइलम से मिलते जुलते हैं वहाँ पे। फाइलम के बाद हम देखेंगे तो किस तरह से ये हमारा क्लास कौन सी क्लास में आने वाला है, देन फैमिली, जीनस, और फिर उसका एक स्पेसिफिक नाम होगा जो स्पीसीज नेम कह सकते हैं जिसको वो। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कुछ ये टेबल दी गई है, उसमें कुछ ऑर्गेनिज्म की टैक्सोनॉमिक कैटेगरी दी गई है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉमन नेम ऑफ मैन, बायोलॉजिकल नेम होमो सेपियंस, जीनस क्या है होमो, फैमिली क्या है होमिनिडी, ऑर्डर क्या है प्राइमेटा, क्लास क्या है मैमेलिया, एंड फाइनल डिवीज़न क्या है हमारा कॉर्डेटा। इस तरह से डिफरेंट कॉमन नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म को लिया गया है, यहाँ पे उनके बारे में बताया गया है। चलिए, तो नाउ ये हमारा चैप्टर रीडिंग कंप्लीट होती है, जैसा कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा हमारे साथ रह के। सो ऑल द बेस्ट, आप इसको रीड करिएगा, शायद मैं कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, यू हैव टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए अच्छी वीडियो बनाती रहूँगी, और फिर हम कल मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, चैप्टर 2। थैंक यू, बाय बाय।